आइए चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पर बोला गया है कि इन संख्याओं का हमें क्या बताना है, तो एचसीएफ बताना है। इन संख्याओं का क्या बताना है, एचसीएफ बताना है, महत्तम समावर्तक बताना है। तो देखिए जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालते हैं, जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन का क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने के लिए इस बात का ध्यान रख रहा है, न्यूमरेटर का हम क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर का हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। 4 8 और यहाँ पर 20 हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाले का हम क्या निकालेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, तो नीचे वाले का हम एलसीएम निकालेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हर किसी के अंदर में क्या हो, कॉमन हो। वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हर किसी के अंदर में क्या हो, कॉमन हो। तो इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है तो बोलोगे नहीं सर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम में हमारा क्या हो जाएगा, तो वो संख्या जो हर किसी से कट जाए, वो संख्या मेरे भाई जो क्या हो, हर किसी से कट जाए। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए कौन सी संख्या ऐसी है जो हर किसी से कटेगी, तो 4 हो गया, 8 हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पर इन सब का एलसीएम कितना होगा, तो 4 और 8 का बोलोगे सर 8 है, 8 और 20 का हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 8 और 20 का 40 हो जाएगा, यानी सब कैल्शियम कितना होगा, तो 40 होगा, यानी आंसर कितना होगा, तो 1/40। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। बहुत शानदार मेरे भाई। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि देखिए हमें यहाँ पर क्या पता करना है, रिमाइंडर पता करना है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। ये सवाल है और इसमें हमें शेषफल पता करना है। तो देखिए कभी भी ऐसी कोई संख्या हो जैसे 3126 है, उसका पावर 20, उसका पावर 21, उसका पावर 22, उसका पावर 23, और ऐसे करके हमें इसका रिमाइंडर पता करना है। तो रिमाइंडर पता करने के लिए एक छोटा सा काम हमेशा हम करेंगे, उसके आखिरी के 2 अंकों को हम भाग करते हैं। आखिरी के 2 अंकों को भाग करने पे जो रिमाइंडर हमारा आएगा वही पूरी की पूरी संख्या भाग करने पे आएगा। तो अगर हम 5 से भाग करेंगे, तो 5 से भाग करेंगे जब यहाँ पर, तो 5 का 5 गुना 25 होता है, कितना बच जाएगा मेरे भाई, तो 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब 1 का पावर 20 कर लो, फिर उसका पावर 21 कर लो, फिर उसका पावर मेरे भाई 22 कर लो, यहाँ पे उसका पावर 23 कर लो, तो क्या फर्क पड़ेगा। अब बोलोगे सर आखिरी के 2 संख्या को क्यों डिवाइड किया। मैं कहता हूँ आखिरी के 2 संख्या को तो छोड़ो, आप सिर्फ आखिरी वाली संख्या को भी 5 से भाग कर लो, क्योंकि जब हम 5 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को आप चेक कर लो, ठीक है, कि यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है। तो हम यहाँ पर अगर पूरा का पूरा भी डिवाइड करते हैं ना, 3126 को भी अगर आप पूरा डिवाइड करते तो बोलते 5 का 6 गुना कितना होता है सर, 30 होता है, फिर 12 हो जाता। 5 का 2 गुना कितना होता है, 10 होता है, फिर 26 हो जाता। 5 का 5 गुना 25 होता है, तो रिमाइंडर 1 आता। तो वही बात है, एक रिमाइंडर बचेगा। एक का पावर जितनी मर्जी करना है कर लो, और आपको भी ये बात पता है कि हम एक का पावर चाहे दुनिया में कितना भी कर ले, मिलना हमें कितना है मिलना तो हमें एक ही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो सी फॉर का होना प्यार है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल। और यहाँ पर आप लोगों से उत्तर की उम्मीद हम करेंगे, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। अगर आपका आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, अपने आप तक उत्तर को मत रखिए। जो चीज़ आप लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते हैं। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, ठीक है, अ कैंडिडेट हु गेट 50% मार्क्स फेल बाई 100 मार्क्स, बट अनदर कैंडिडेट हु गॉट 78% मार्क्स गेट 30% मोर मार्क्स देन द पासिंग मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम पासिंग मार्क्स। यहाँ पे यानी आसान भाषा में कहे तो बोला गया यहाँ पर कि एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करना चाहता है, कितना परसेंट, 50% अंक प्राप्त करता है, कितना, तो 50% अंक यहाँ पर वो प्राप्त करता है। तो एक उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यार 50% लाने के बाद भी बेचारा 100 मार्क्स से फेल हो गया। लेकिन वहीं दूसरा उम्मीदवार जो 78% अंक प्राप्त करता है, उससे उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक जो है, या 30% अंक जो है मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। बट अनदर कैंडिडेट हु गॉट 78% मार्क्स गेट 30% मोर देन द पासिंग मार्क्स। यहाँ पे पासिंग मार्क्स उसको 30% ज़्यादा मिला है। मैक्सिमम मार्क्स हमारा कितने का है, क्या उत्तर होगा मेरे भाई, जल्दी से बता दो यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कैंडिडेट जिसको 50% मार्क्स मिलता है वो यहाँ पर क्या होता है, 100 नंबर से फेल हो जाता है। तो अगर हम इस सवाल के बारे में देखें तो जैसे मानो हम टोटल को कितना मान लेते हैं, तो हम टोटल को मान लेते हैं कि मान लेते हैं टोटल नंबर जो होगा वो हमारा कितना होगा, 100x होगा। थोड़ा हम बेसिक से आप लोगों को बता देते हैं। अब इसमें जो कैंडिडेट है वो कितना लेकर आया, 50% लाया है, और साथ में 100 नंबर से वो फेल हो गया है। कितने नंबर से फेल हो गया है, तो बोलोगे सर 100 नंबर से फेल हो गया है।
यानी पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो पास करने के लिए इसका 50% यानी 50x तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में कितना नंबर और चाहिए, तो 100 नंबर और चाहिए। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा पासिंग मार्क्स है कि भैया 50 जो पास है, तो पास करने के लिए हमें यहाँ पर पूरी संख्या का 50% चाहिए और साथ में 100 नंबर और चाहिए। ठीक है। और दूसरे कैंडिडेट के बारे में कहा है कि बट अनदर कैंडिडेट हु गॉट 78% मार्क्स, दूसरा वाला जो कैंडिडेट है उसको कितना मिला है, तो 78%, यानी यहाँ पर 100 का 78 कितना हो जाएगा, 78x हो जाएगा। ठीक है। गेट्स 30% मोर देन द पासिंग मार्क्स। ठीक है, पासिंग मार्क्स से ये कितना ज़्यादा है, तो पासिंग मार्क्स से मेरे भाई यहाँ पर ये 30% ज़्यादा है। जो भी पास करने के लिए आवश्यकता चाहिए मुझे, यहाँ पर उसका मेरे भाई 30% ज़्यादा है। यानी कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये पासिंग मार्क्स का कितना है, तो पासिंग मार्क्स का 130% है। ये पासिंग मार्क्स का मेरे भाई कितना है, तो 130% है। यहाँ पे समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे जैसे ये लाइन सीधा कहा गया कि दूसरे उम्मीदवार को 78% अंक प्राप्त किए हैं और उससे उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक मिले हैं। जो भी उत्तीर्ण अंक चाहिए मेरे भाई, यहाँ पर पासिंग मार्क्स चाहिए, तो उससे 30% अधिक मिला है। यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये 50x प्लस यहाँ पर ये 100 ये पासिंग मार्क्स है, और इससे कितना ज़्यादा मिला है, तो इससे 30% ज़्यादा मिला है। यानी यदि अपने आप में 100 है तो इससे 30% ज़्यादा मिला, यानी कितना मिला, 130 मिला है। और वो बराबर है किसके, तो वो हमारा 78% के बराबर है, यानी 78x के बराबर है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा आप सवाल को देखेंगे, समझेंगे, यहाँ पे जानेंगे। ठीक है। 13 से आप काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर बोलेंगे 50x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 60x के यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए 60 में से 50 चला गया तो आपका 10x आएगा, और 10x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर 10x का मान हमारा 100 है तो क्वेश्चन में कहा गया पूरा अधिकतम अंक हमारा कितना है, तो अधिकतम तो हमारा 100x है, यानी इसका 10 गुना करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, और इसका 10 गुना करेंगे तो मेरे भाई 1000 हो जाएगा। यानी अधिकतम नंबर कितना होगा, तो 1000। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना यहाँ पे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ये छोटी सी बात का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। तो टोटल हमारा कितने नंबर का पेपर था, 100 नंबर का। पास करने के लिए कितना चाहिए, तो इसका 50% और 100 नंबर और ज़्यादा तो पास हो पाएगा। लेकिन वहीं दूसरा वाला जो कैंडिडेट है, जो एक जगह कोने में बैठा है, वो कितना नंबर लेकर आता है, तो पासिंग मार्क्स का 130% लेकर आता है, और उसका जो नंबर है वो टोटल के 78% के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, और एक्स की वैल्यू निकालने के बाद कितने वैल्यू निकाल देंगे, 100x निकाल देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। यहाँ पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या बोला गया है, सवाल में कहा गया है कि व्हाट इज द चेंज इन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर व्हेन वी डबल द रेडियस एंड हाइट इज हाफ। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये बेलन है, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर ये आपका दूसरा बेलन है। ठीक है भाई, क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया है कि जब हम एक बेलन की त्रिज्या को दोगुनी कर देते हैं, मान लीजिए इसकी रेडियस r थी और आपने इसकी रेडियस को कितना कर दिया, 2r कर दिया यहाँ पे, और उसके ऊंचाई को आधा कर देते हैं। मान लीजिए इसकी ऊंचाई देखिए, अब ये समझना पड़ेगा, हम लोग अपने मन से वैल्यू ले लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया, जैसे मानो इसकी रेडियस इसके हाइट दोनों को हम 2-2 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, तो बोलोगे सर 2-2 ले लेते हैं। इसकी रेडियस को भी 2 ले रहे हैं, इसके हाइट को भी 2 ले रहे हैं। तो बोला गया जब हम इसकी त्रिज्या को डबल कर देंगे, 2 का डबल 4 कर देंगे, और इसके हाइट को हम आधा कर देंगे, यानी 2 का आधा 1 कर देंगे। तो त्रिज्या को हम दोगुनी कर देंगे, ऊंचाई को हम आधा कर देंगे, तो उसका मेरे भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में हमारा क्या कहानी होगा, कितना गुना हो जाएगा। तो हम एक बार एक काम करते हैं, ये पुराना वाला हमारा टोटल कर्व सरफेस एरिया होगा, ये नया वाला होगा। पुराने वाले की अगर हम कहानी की बात करेंगे तो पुराना वाला कितना होगा, तो पुराने वाले में हम बोलेंगे सर ये 2 हो गया, पाई हो गया, आर हो गया, एच हो गया, और नया वाला कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, नया वाले का रेडियस, नया वाले का हाइट। ये खत्म, ये खत्म, पुराना रेडियस इंटू हाइट, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और नया रेडियस इंटू हाइट, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये सेम है, यहाँ पर कोई भी चेंज आएगा तो बोलोगे सर नो चेंज आएगा। क्या आएगा, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, 1:1 हमारा हो जाएगा, कहीं पर सर कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर मानो 1:2 रहता तो डबल हो गया, 1:3 रहता तो 3 गुना हो गया, बट यहाँ तो सर कोई चेंज है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, और अगले सवाल को हम लोग समझते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहा है, आइए पढ़िए।
कहा गया सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स रुपीज इतना इन 2 ईयर एंड इतना इन 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट आर द अमाउंट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम रेस्पेक्टिवली। कितना प्यारा सवाल है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतना हो जाती है और 3 वर्षों में इतना हो जाती है, धनराशि और वार्षिक साधारण ब्याज जो है वो ज्ञात करो। ऐसा वाला सवाल आपका सिंपल इंटरेस्ट में भी आता है और यही वाला सवाल आपका कंपाउंड में भी आता है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पर फोकस करना होता है। हम कैसे करेंगे यहाँ पर वो समझिए। तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर एक हमारे पास पैसा है और यही पैसा हमारा कितना हो जाएगा, तो यही पैसा 8,640 हो जाएगा, और ये कितने सालों में हो जाएगा, तो 2 सालों में हो जाएगा, ठीक है। और यही पैसा हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 सालों में हमारा यहाँ हो जाएगा 9,720। 9,700 कितना हो जाएगा, तो 9,720 हो जाएगा। 9,700 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 2 सालों में इतना, 3 सालों में इतना। और सबसे बड़ी बात है किस पर होगा, तो ये साधारण ब्याज पर होगा। तो बोला गया यहाँ पर कि वो पैसा तुम्हारा कितना है और वो अमाउंट हमारा कितना है। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं सारी बातें। साधारण ब्याज एक ऐसी चीज़ होती है जिसका प्रत्येक साल का ब्याज हमारा क्या होता है, तो बोलेंगे सर जिसका प्रत्येक साल का ब्याज हमारा बराबर होता है। हर साल का जो ब्याज रहता है ना, वो मेरे भाई बराबर होता है प्रत्येक साल का, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो ये गैप हमारा कितने का है, तो गैप हमारा 1 साल का है, और 1 साल में हमें कितने का ब्याज मिला है, तो इसमें से इसको माइनस करके देखो। तो इसमें से इसको माइनस करके देखो तो 360 हो गया, 720 हो गया, यानी 1,080। तो 1 साल में हमें ब्याज कितना मिला है, तो 1,080 का ब्याज मिला है। 1 साल का हमें ब्याज कितना मिला है, तो 1,080 का ब्याज मिला है। अब 1 साल में 1,080 का ब्याज मिला है, तो 2 सालों में हमें कितने का ब्याज मिलेगा, तो 2160 का ब्याज मिलेगा। कितने का ब्याज मिलेगा, तो 2160 का ब्याज मिलेगा। तो इस हिसाब से जो हमारी प्रिंसिपल है, तो वो हमारी प्रिंसिपल कितनी होगी, इसमें से हम इसे घटा देंगे, तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे 0 14 से 8 गया, 5 से 1 4, और ये हमारा 6,480। तो यहाँ पर 6,480 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ पैसा निकालना नहीं है, रेट भी निकालना इंपॉर्टेंट है। तो पैसे की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, 1 साल का ब्याज हमारा इतना है, तो 2 साल का ब्याज हमारा इतना होगा, इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो ये हमारा पैसा निकल जाएगा। अब रेट की बात करते हैं, कितने का ब्याज हमें मिला है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो यहाँ पर रेट क्या होता है, तो रेट का फॉर्मूला SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में टाइम। यहाँ पे ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, रेट का हो जाएगा। तो अगर हमारा रेट का फॉर्मूला हो जाएगा तो SI हमारा कितने का है, तो हम बोलेंगे सर देखिए 2,160 रुपये का ब्याज है। ये ब्याज हमारा किसके ऊपर में है, तो 6,480 के रुपये में है, ठीक है। इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो टाइम। टाइम हमारा कितना है, तो 2 साल हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ से वैल्यू हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो 0 से हमारा 0 खत्म हो गया। अब 216 से अगर आप काटोगे तो ये आपका 3 बार में कटेगा मेरे भाई, ठीक है। तो ऊपर में हमारा क्या है, 1 हो गया, और नीचे में हमारा क्या हो गया, 6 हो गया, और 1/6 को 100 से गुना करना है ताकि हम उसे किस में कन्वर्ट कर पाएँ, परसेंटेज में। तो 1/6 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा कितना होता है, तो 16 सही 2/3% होता है। 16 सही 2/3% होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 6,440 और 16 सही 2/3, ये हमारा मेरे भाई 2 सवाल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बोला गया मेरे भाई सैलरी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ इतना एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो इतना। दोनों के दोनों अगर इतना और इतना रुपए हमारा सेव करते हैं तो ए का सैलरी हमारा कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ए और बी के बारे में, तो ये हमारा देखो, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो, और आप इसको चाहो तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। आप इसमें किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम ए और बी की यहाँ पर बात करें, तो ए और बी की मेरे भाई बात करें तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ए और बी के बारे में उनका जो सैलरी का अनुपात है वो हमारा कितना है, तो 4:5 है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक्सपेंडिचर का जो हमारा अनुपात है वो हमारा कितना है, तो देखिए सैलरी का अनुपात हो गया, यानी इनकम हम कह सकते हैं, और ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, ये इसका अनुपात भी दिया गया, और वो हमारा कितना है, तो 5:6 है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ बोला गया सेविंग कितनी है, तो 200 और 300 रुपये है, तो ये 200 और 300 हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्वेश्चन में कहा गया ए की सैलरी हमारी कितनी होगी, तो मैंने कहा ना ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे बढ़िया रहता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सबसे बढ़िया होगा। तो 6 × 4 24, 5 × 5 25, 25 में से 24 घटा दो, कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 1 यूनिट। 25 में से 24 घटा दो, कितना बोलेगा, 1 यूनिट। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1500, और यहाँ बात करेंगे 1200, तो 1500 में से 1200 घटा दो, कितना हो जाएगा, 300। 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 300। 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 300। अगर 1 यूनिट का मान दोस्तों हमारा 300 है, तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, ये हमारा ए का सैलरी कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, तो यहाँ पर 4 यूनिट का मान कितना होगा, तो 4 यूनिट का मान हमारा 1200 हो जाएगा, यानी ये की तनख्वाह कितनी हो जाएगी, 1200। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है।
तो अक्सर ऐसे सवाल हमारे आ रहे होते हैं जहाँ पर दो लोगों के कमाने की अनुपात दे दी जाती है, खर्चों का अनुपात दे दिया जाता है, सेविंग रुपए में दे दिया जाता है और बोला जाता है बताओ उनकी कमाई कितनी थी। तो जो भी मेरे भाई यहाँ पर कमाई थी हम बड़े आसान भाषा में कह सकते हैं कि सर यहाँ पर 24 में से 25 मतलब 25 यूनिट 24 यूनिट यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1500 में से 1200 या 300 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान हमारा इतना है, तो 4 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, 1200 होगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं इसका उत्तर कितने बच्चे मेरे भाई दे पाते हैं। चलो फटाफट आ जाओ और आंसर दो। कहा गया है यहाँ पर कि दो ट्रेन है ए और बी हैं जिनकी लंबाई इतनी और इतनी दी गई है और वो 50 और 76 की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ भाग रही हैं, कितने समय में वो क्रॉस करेंगे। अब देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक आसान सा क्वेश्चन है और आप लोगों की परीक्षा में टीएसडी में रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाता है। वैसे कहने में तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में काफ़ी सारे टॉपिक हैं, लेकिन टाइम स्पीड डिस्टेंस में रिलेटिव वाला कंसेप्ट आपके ऊपर पूछा जाएगा पेपर में, तो रिलेटिव वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में रख के चलना है। कहा गया 190 मीटर 195 मीटर की दो रेलगाड़ियाँ ए और बी समान पटरी पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं। अब एक रेलगाड़ी मेरे भाई यहाँ पर ये है, ठीक है, एक रेलगाड़ी हमारी यहाँ पर ये है और दूसरी रेलगाड़ी मेरे भाई यहाँ पर ये है और दोनों एक दूसरे की तरफ में चल रही है। तो यहाँ पर पहली रेलगाड़ी हमारी कितनी हो जाएगी, तो 190 मीटर की हो जाएगी। दूसरी हमारी कितने की हो जाएगी, 195 मीटर की हो जाएगी। कितने कितने की रफ्तार से चल रही है, तो एक हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और दूसरी हमारी कितने से चल रही है, तो 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। क्वेश्चन में यहाँ पर यह बोला गया है कि कितने समय के बाद वो एक दोनों क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो याद रखना हमेशा कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। कितना होता है मेरे भाई, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जब ये एक दूसरे को मेरे भाई यहाँ पर क्रॉस करेंगे, तो मुझे यहाँ पर ये बताओ इनका जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पर क्या होगा। तो डिस्टेंस में अगर बीच में कोई डिस्टेंस नहीं दिया गया है तो हम बीच की दूरी को नहीं लेते हैं, फिर हम ऐसे मान के चलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पास में थे और तब इन्हें क्रॉस करना था। तो डिस्टेंस की जगह पे हम दोनों का लेंथ लेंगे, तो दोनों का लेंथ लेंगे तो हमारा दोनों का लेंथ कितना हो जाएगा, 385। और स्पीड की जगह पे क्या लेंगे, तो जब दो गाड़ियाँ आमने सामने आती हैं तो रिलेटिव स्पीड जोड़ दिया जाता है और जब मेरे भाई सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो स्पीड घटा दिया जाता है। अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 5 12 126। और यहाँ पर क्या करेंगे तो बोलेंगे सर ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलो, यानी 5/18 में बदलो यहाँ पे। ठीक है, कितने में बदलो, तो 5/18 में बदलो। 18 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 बार में। ठीक है, 7 और 5 35 है मेरे भाई, तो 35 का 1 गुना 35, 35 का 1 गुना 35, यानी कुल मिलाकर यहाँ 11 सेकंड आएगा और वो हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अच्छा चलिए, एक छोटी सी बात का यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन है हमारा, मानो ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा डेली आपको ध्यान लेके चलना है। कई बार बच्चे इसमें जल्दीबाजी में गलती कर बैठते हैं, आप गलती नहीं करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के 1 से 2 सवाल आपके पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखिएगा कि सिंप्लीफिकेशन में से किसी भी सवाल को हम लोग किससे हल करते हैं, तो हम लोग बॉडमास के नियम से हल करते हैं। और बॉडमास के पहले क्या रहता है, वी रहता है। पहले विनिकुलम हो गया, ब्रैकेट हो गया, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे तो पहले विनिकुलम यहाँ पे, तो पहले यहाँ पर जिसके ऊपर में बार लगा उसे हल करते हैं। तो 6 - 4 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 - 3 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉरी, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो सर 6 - 4 हमारा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 6 - 3 हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर सॉल्व करते चलो मेरे भाई। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3। अब यहाँ पर समझना मेरी बात को, 6 - 4 हमारा 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है 6 - 4 3 नहीं होगा, ये पता नहीं मैं क्या लिख रहा था, छोड़ दो उसको, हटाओ। 6 - 4 हमारा 2 होगा, 6 - 2 हमारा 4 हो जाएगा, 10 - 4 हमारा 6 हो जाएगा, 20 - 6 हमारा 14 हो जाएगा और 72 में से हमारा 14 गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 58 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे क्या कहा गया, पढ़िए। बोला गया है यहाँ पर द प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन एन आइटम फॉर सोल्ड फॉर रुपीज इतना इज इक्वल टू द लॉस परसेंटेज मेड ऑन सेलिंग द सेम आइटम फॉर इतना। व्हाट शुड बी द
व्हाट शुड बी द आइटम बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मेक अ 25% प्रॉफिट। ऐसा सवाल मेरे भाई यहाँ पर जो है पेपर में पूछा जाता है कि यदि आप किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचते हैं तो उस पर हुआ लाभ प्रतिशत उसी वस्तु के इतने रुपए में बेचने पर हुए हानि प्रतिशत के बराबर है। तो 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, यानी हमारा क्या बराबर है, तो हमारा प्रॉफिट का जो परसेंट है वो हमारे लॉस के परसेंट के बराबर है। अब प्रॉफिट परसेंट को हम कैसे लिखेंगे, तो बोलोगे सर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू कितना हो जाएगा 100। और लॉस परसेंटेज को कैसे लिखोगे, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू मेरे भाई होगा 100। अब सीपी दोनों आर्टिकल का सेम होगा, 100 हमारा सेम होगा, यानी प्रॉफिट बराबर लॉस। यानी कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को ना ही लाभ और ना ही हानि पर बेचते हैं, तो यानी पहले में जितना हमने रुपए का लाभ कमाया है दूसरे पर हमें उतने ही रुपए का लॉस होता है। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से बयान करेंगे, तो इसे हम ऐसे कहेंगे कि जैसे मानो कोई प्रॉफिट है या कोई वस्तु हमारा सीपी है, यहाँ पे हमने जब इस वस्तु को 1920 रुपये में बेचा तो हमें क्या हुआ मेरे भाई, तो लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। ठीक है, और जब हमने इस वस्तु को यहाँ पर कितने बेचा 1280 में, तो हमें यहाँ पर क्या हुआ, तो लॉस हुआ। ये प्रॉफिट और ये लॉस हमारा बराबर है, तो ये प्रॉफिट और ये लॉस हमारा बराबर है, यानी रेशियो हमारा कितने का होगा, तो 1:1 का होगा। ठीक है, कितने का होगा, तो 1:1 का होगा। हालांकि सीपी निकालना है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो सीपी निकल जाएगा। ये सिंपल सा ट्रिक होता है, लेकिन हम आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ाएंगे। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है जितने का लॉस है उतने का प्रॉफिट है, यानी 2 यूनिट में। तो इनका जो गैप भी बटेगा ना, वो भी 2 यूनिट में बटेगा। कितने बटेगा मेरे भाई, 2 यूनिट में। बिल्कुल बटरफ्लाई कंसेप्ट हम लोग इसके अंदर में लगाने वाले हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 640। इनके बीच में जो हमारा गैप है 640, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये जो गैप है हमारा कितने का है, 640 का है। 2 यूनिट का मान कितना है, 640। 2 यूनिट का जो मान है हमारा वो कितना है, तो 640 है। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, 320 होगा। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 320। या तो इसमें 320 जोड़ दो तो सीपी निकल जाएगा, या 320 इसमें घटा दो तो सीपी निकल जाएगा। यानी सीपी की अगर हम बात करें, इसमें से 320 घटा दीजिए तो बोलेंगे सर 1920 में से 320 घटा दीजिए, सीधा सीधा कितना निकल जाएगा, 1600। और हालांकि मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि जब आपका प्रॉफिट और जब आपका लॉस बराबर होता है, अगर आपको मेरे भाई सीपी निकालना है तो आप यहाँ पर इतना काम मत करो। अगर जैसे मैं आपकी जगह पर होता, मैं थोड़ा परिपक्व होता, चीज़ों को पहले से जानता हूँ, समझता हूँ यहाँ पे, तो हम यहाँ पर ये काम कर सकते थे कि भैया सीपी निकालने के लिए स्पेशली एक कंडीशन पे, व्हेन पी बराबर एल, तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 1920 और 1280 को जोड़कर आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 19 और 12, तुम्हारा ये 20 ले लो तो ये तुम्हारा 1300, और कितना हो जाएगा मेरे भाई, या ऐसे 80 को दे दो तो 2000, 3200, 3200 का आधा कितना, तो 1600, सीधा सीधा सीपी निकल जाता। तो ये एक ही कंडीशन पे होता है, जब तुम्हारा सीपी बराबर, जब तुम्हारा प्रॉफिट बराबर लॉस हो। हालांकि अभी आपने क्या निकाला है, तो सिर्फ और सिर्फ आपने सीपी निकाला है। अब सीपी निकाला है तो बोला गया 25% का लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए, यानी इसका 1/4 जोड़ दो इसके अंदर में तो 2000 आ जाएगा, बात खत्म। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, एसपी कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे ये जो 1600 है सीपी है, यानी अपने आप में 100 का मान है, हमें एसपी निकालना है यानी 125 का मान निकालना है। तो हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2000 निकल के चला आएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट मेरे भाई, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहा है, पढ़िए ज़रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, बोला है द इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, सम ऑफ लेंथ ऑफ द साइड इज 60, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। आज ये ऑफलाइन में हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे और तभी हमने कहा भी कि कई बार छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर में सवाल पूछा जाता है पेपर में, और वो छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपको ध्यान में रख के चलनी है। वो छोटी छोटी बातें क्या हैं, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये सवाल जो है ये इन रेडियस के ऊपर में पूछा गया है। अब इन रेडियस का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है और वो होता है R/S बराबर T यहाँ पे। यानी अगर हम बात करते हैं तो इन रेडियस, और इन रेडियस हमारा कितना है, तो 8 है। ये एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का आधा, तो पेरीमीटर हमारा कितना है, 60 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, तो उसका आधा 30 हो जाएगा। और यहाँ पर ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब ये एरिया के बराबर है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 8 तिरके 24, यानी कितना, 240। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 240 यहाँ पे। ठीक है, ऋषभ राजपूत क्या गलत करा दिया, आप तब से लिखे जा रहे हैं क्वेश्चन गलत करा दिया, गलत करा दिया, गलत करा दिया। कोई गलत नहीं कराया मेरे भाई, आप थोड़ा एक बार और चेक कर लो। ठीक है, हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, बोला गया यहाँ पर इतना परसेंट ऑफ इतना बराबर इतना परसेंट ऑफ इतना, तो यहाँ पर y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, y हमारा x का कितना परसेंट है, ये हमसे कहा गया। ऐसे सवालों को भी हम लोग जो है बहुत तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं समझो, जब भी सवाल में बोले ये वाला इसके बराबर में है, तो देखो आप यहाँ पर परसेंट से परसेंट को ख़त्म कर सकते हो। 5 से काटोगे तो 17 बार में, और 5 से काटोगे तो 7 बार में। अब यहाँ देखो तो मल्टीप्लाई करोगे तो 17 × x 17x हो जाएगा, 17 × y
17y। वहां पर 7 × x 7x हो जाएगा, 7 × y 7y हो जाएगा। ठीक है, 17 में से 7 गया तो मेरे भाई 10x हो जाएगा, और ये 17 हमारा 7 गया तो मेरे भाई 24y हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 12 बार में, तो x/y का जो मान है वो हमारा किसके बराबर में है, 12/5 के। किसके बराबर में है, तो 12/5 के। किसके बराबर में है, तो 12/5 के। बोला गया देन y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, यहाँ पे y हमारा x का कितना परसेंट है। तो अब आप मुझे बताओ, ये वैल्यू के बारे में पूछा गया है, ये 5, ये x का कितना परसेंट है। तो 5 हमारा 12 का कितना परसेंट है, तो क्या बोलेंगे, 5/12 इंटू कितना, 100। यानी जिसकी तुलना की जाती है वो ऊपर, जिससे तुलना की जाती है वो नीचे, और इंटू हम क्या करेंगे, तो 100 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो आंसर हमारा कितना होगा, 125/3 यहाँ पे। ठीक है, अगर हम काटेंगे 3 का 4 गुना 12, 3 का 1 गुना 3, 2 बच जाएगा, तो 41 सही 2/3%। 41 सही 2/3%। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा गया है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, और यदि आपने इसको बना लिया तो समझ लीजिए कि टाइम एंड वर्क आपका क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सवाल हमारा एफिशिएंसी के ऊपर में आधारित है, और बड़ा प्यारा और बड़ा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे समझिए क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो कहा गया सोनू कैन कंप्लीट अ वर्क इन सेम टाइम या सेम अमाउंट ऑफ टाइम एज मनु एंड राज टुगेदर। यानी सोनू किसी कार्य को उतने ही देर में करेगा जितने देर में यहाँ पर जो मनु है और राज है मेरे भाई यहाँ पर वो करेंगे, जितने देर में मनु और राज जो है हमारे वो करेंगे। कहा गया कि अगर राज किसी कार्य को अकेले कंप्लीट कर सकता है 30 दिन में, और सोनू और मनु उस कार्य को मेरे भाई कंप्लीट कर सकते हैं 15 दिनों में। देखिए, अगर राज अकेले करने पर आए तो कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में। और अगर यहाँ पर सोनू और मनु आए कि सोनू और मनु उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो सोनू और मनु उस कार्य को करेंगे 15 दिनों में। तो कहा गया है कि अकेले मनु उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी यहाँ पर क्या हो गया, तो ये सवाल हमारा एफिशिएंसी के ऊपर में आधारित हो गया, क्षमता के ऊपर में आधारित हो गया। तो सबसे पहले जिनका समय दिया गया उनके आधार पर एलसीएम लेंगे। तो जैसे मान लीजिए इनका समय दिया गया है 30 और 15, 30-15 के हिसाब से एलसीएम 30 होता है, बट हम कहते हैं एक बार 60 ले लो, बाद में कारण बता देंगे। तो यहाँ पर मान लो आपने 60 ले लिया, 30 का डबल हो गया, और यहाँ पर 15 का 4 गुना हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर डबल और 4 गुना हो गया। तो अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए इनकी क्षमता कितनी है, तो राज की क्षमता 2 है, और सोनू और मोनू यहाँ पे जो भी है मनु है उसका क्षमता 4 है। यदि हम जोड़ते हैं तीनों को, तो इन तीनों को मेरे भाई जोड़ने पे, अच्छा देखो क्या आएगा, तो बोलोगे सर हालांकि अगर आप 60 नहीं लेना चाहते आप 30 भी ले सकते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर 15 30 का 30 लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 30 का 1 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस 60 लेने पे थोड़ा सवाल आसानी से बन जाता, बस ये वाली बात होती। अब जैसे मानो तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 3 यूनिट आएगी। तीनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी यूनिट आएगी, 3 यूनिट आएगी। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों का जो समय है वो बराबर है, तो यदि दोनों का समय बराबर है तो दोनों की क्षमता भी बराबर होगी। यानी टोटल जो क्षमता होगी उसका आधा भाग इसके पास होगा और उसका आधा भाग इसके पास होगा। तो टोटल वैल्यू कितना है, यानी a प्लस बी प्लस सी हमें कितना है, 3 है। तो 3 का मेरे भाई यहाँ पर 1.5 यूनिट यहाँ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और 1.5 यूनिट मेरे भाई आपको यहाँ मिल जाएगा। 1.5 आपको फिक्स है कि यहाँ मिल जाएगा। यानी सोनू की क्षमता 1.5 होगी और m प्लस आर की क्षमता 1.5 होगी। अब m प्लस आर में मेरे भाई 1.5 होगी, और उसमें आपको ये बात समझना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ पे बहुत तरीके से ये बात आपको जाननी पड़ेगी कि आर आर की अकेले की वैल्यू 1 है, तो आर आर की अकेले की वैल्यू 1 है, टोटल की वैल्यू 1.5 है, तो एम की वैल्यू कितनी होगी, 0.5 होगी। एम की वैल्यू मेरे भाई कितनी होगी, तो 0.5 होगी। यहाँ पे फिर से रिपीट कर देते हैं, फिर से समझ लीजिए। ये टोटल हमारा 3 है, तो ये हमारा 1.5 और 1.5 हो जाएगा। उस 1.5 में हमारा ये 1 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए। तो कहा गया मनु इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो टाइम टेकन बाई मनु बराबर टोटल वर्क हमारा कितना है, तो 30 है, और क्षमता हमारी कितनी है, तो क्षमता हमारी 0.5 है। तो अगर हम इसको हटाते हैं तो यहाँ कितना चला जाएगा, 10, 5 से काटेंगे 2 बार में, उत्तर हमारा आ जाएगा 60। यानी कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, तो बोलेंगे सर 60 दिनों में। ठीक है, बहुत शानदार। कितने दिनों में कंप्लीट होगा मेरे भाई, तो 60 दिनों में। आ जाओ,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल 15 नंबर, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक ऐसा सवाल जो कि है काफ़ी कम समय के अंदर में, और इसको काफ़ी कम एक मतलब एक छोटे से शॉर्ट ट्रिक के साथ में बनाया जा सकता है, लेकिन कई बार पेपर में ये आ जाता है। सर क्लास डेली होती है? हाँ जी, रोज़ रात 8:30 बजे मेरे भाई क्लास होती है, और आप लाइव रह सकते हैं रोज़ रात 8:30 बजे। वीडियो पसंद आते रहे तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहेंगे, लाइक में कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, ध्यान रखिए अपना, ठीक है। आ जाओ। कहा गया है कि द स्पीड ऑफ बस माइनस द स्टॉपेज टाइम इज 60। ये नहीं है मेरे भाई, किसी बस की चाल ठहराव के समय को घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहराव के समय को मिलाकर इतना है, तो बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकेगी। यानी यहाँ पर हम एक तरीके से देखिए, थोड़ा इसका ट्रांसलेशन गलत हुआ है, हम ऐसे समझा देते हैं कि ये सवाल क्या होता है। ये सवाल ऐसा होता है कि यदि जैसे मानो कोई बस है, यदि बिना रुके चले, बिना स्टॉपेज पर रुके, कोई बस स्टैंड पर वो रुकी नहीं रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है, तो बिना रुके चल रही है, तो रफ्तार कितने की है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि वह रुक रुक के चल रही है, रुक रुक, ठीक है, तो अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है रुक रुक के चल रही है, तो वो हमारा कितना चलेगा? तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। यहाँ पे कितना चलेगा? तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। तो बिना रुके चलेगी तो 60 के, और रुक रुक के चलेगी तो कितने के मेरे भाई? तो 42 के। तो क्वेश्चन में कहा गया फॉर हाउ मेनी मिनट दैट द बस स्टॉप पर आवर, तो बस हमारा कितने देर का रुका होगा? ठीक है, तो यहाँ पर बिना रुके चलेगी तो हमारा कितना हो जाएगा? तो बिना रुके हमारा चलेगी तो 60 की रफ्तार से, और रुक रुक कर चलेगी तो कितने की रफ्तार से? 42 की रफ्तार से। तो क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर, प्रति घंटे बस हमारी कितनी देर के लिए रुक रही है। तो प्रति घंटे की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे वो समझिएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो बिना रुके चलेगी 60 के, और रुक कर चलेगी 42 का, तो पर आवर यहाँ कितना देर रुकेगी? तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर रुक कितने देर के लिए रही है, तो इसका सीधा सीधा हमारा ट्रिक होता है। और यहाँ पर ट्रिक क्या होता है? तो हम बोलेंगे सर देखो माइनस करो, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 18, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर? टोटल, और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई? जल्दी से बता दीजिए। इंटू हम कितना से करेंगे? तो बोलेंगे सर यहाँ पर 60 से करेंगे। यानी कहने का मतलब सीधा क्या होता है, इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, डिवाइडेड बाई हम ओरिजिनल स्पीड लेते हैं, और 60 से हम कन्वर्ट इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि मेरे भाई हमें पर आवर पर हिसाब किताब हमारा मिल जाए। यानी प्रति घंटा वो कितने देर के लिए रुक रही है? तो 18 मिनट के लिए। ठीक है, प्रति घंटा मेरे भाई यहाँ पर कितने देर के लिए रुक रही है? तो 18 मिनट के लिए। तो ये छोटी सी बात का हमें ध्यान रखना है, इतने का हमारा डिफरेंस है, बट्टे में टोटल इंटू कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पर अगला देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। तो बोला गया यहाँ पर कि हमने कहा व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर देन द नंबर सो obtained आर इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन इतना एंड इतना। जब हर संख्या में से x घटाएंगे, जब प्रत्येक संख्या में से मेरे भाई यहाँ पर x घटाएंगे, तो बोला गया कि जो हमारी प्राप्त संख्या है वो समानुपाती में है, सारी की सारी संख्या समानुपाती में है। तो बोला गया इसके और इसके बीच में मध्य समानुपाती बताओ, मध्य समानुपाती कितना होगा। तो देखो यहाँ पर जब भी हमारे संख्या प्रोपोर्शन में होते हैं, या जैसे ऐसे बोला जाता है कि ये चार संख्याओं में से कुछ घटाने पे प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, या चारों में कुछ जोड़ने में प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, जिससे आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी यहाँ पे। तो जैसे मानिए 43 हो गया, फिर हमारा 38 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 11 हो गया, फिर उसके बाद में हमारा 10 हो गया। यदि मुझे उस संख्या के बारे में पता करना है, तो उस संख्या के बारे में पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे? तो बोलेंगे सर पहला इंटू आखिरी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? पहला इंटू आखिरी, उसके बाद हमारा हो जाएगा माइनस, फिर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये दोनों, यानी 38 इंटू हमारा हो जाएगा 11, डिवाइडेड बाई जो मेरे भाई दो संख्याओं को हम गुना कर रहे हैं उन्हें हम जोड़ देंगे, और जो दो संख्याओं को हम गुना कर रहे हैं उन्हें हम जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, 430 में से मेरे भाई यहाँ पर घटा दीजिए, ये हमारा कितना हो जाएगा? 430, और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 418, डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा? 4। अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर 12 डिवाइडेड बाई 4, 12 डिवाइडेड बाई 4 यानी कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर आप इस बात को समझना, चाहे आपका यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर आपका माइनस हो, यानी हर एक संख्या में चाहे तो आप कुछ जोड़ रहे हो या हर एक संख्या में आप कुछ घटा रहे हो, आपको अगर मेरे भाई सीधा सीधा वो संख्या का मान निकालना है तो मॉड लगाकर आप यहाँ पर सीधा कह सकते हैं पहला इंटू आखिरी, जो बच गए उनको मल्टीप्लाई, जिन्हें मल्टीप्लाई किया उन्हें जोड़ेंगे, जिन्हें मल्टीप्लाई किया जोड़ेंगे, तो सीधा सीधा एक्स का वैल्यू 3 निकल कर आएगा। यानी यदि प्रत्येक संख्या में हम 3 जोड़ दें या यदि प्रत्येक संख्या में हम 3 घटा दें तो वो समानुपाती हो जाएगी। अगर घटाने को बोला है तो वही उसका मान है, जोड़ने को बोला है तो वही उसका मान है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? मीन प्रोपोर्शन निकालने को।
तो मीन प्रोपोर्शन कौन कौन सी संख्याओं का निकालना है, इन दोनों का। तो मीन प्रोपोर्शन कभी भी अगर दो संख्याओं का निकालते हैं तो मेरे भाई उन्हें गुना करके उसके अंदर में क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं। उन्हें गुना करके क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं। तो एक काम करिए, इन्हें गुना करिए। जैसे 3 है, 11 का 3 गुना 33 प्लस 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। इंटू हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 27 माइनस 2 हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 36 का रूट हमारा 6 हो जाएगा, 25 का रूट हमारा 5 हो जाएगा। तो मीन प्रोपोर्शन हमारा कितना हो जाएगा, 30 यहाँ पे। ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताओ भाई, कहीं पर कोई भी परेशानी की बात है तो। हो गया भाई? चलिए, बहुत शानदार। अब देखिए, काफ़ी बच्चे जो हैं बैच के बारे में पूछ रहे हैं, तो देख लीजिए बैच के बारे में हम आपको दो बातें बताते हैं। ठीक है, तो अगर आप भारत में किसी भी प्रतियोगिता की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जीडी का पेपर देंगे, लेकिन आगे चल के एमटीएस का पेपर भी देंगे, सीएचएसएल का पेपर देंगे, सीजीएल का पेपर देंगे, और उनकी भी तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट मैं एक बात बोलूँगा यहाँ पर कि एक ही बैच, मेरा अपना खुद का मैथ स्पेशल बैच है, और वो हमारा है मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच। ठीक है, यदि आप शून्य से लेकर शिखर तक सारी बातें पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे मैथ्स रिकॉर्डेड बैच में जो है वो आप एनरोल कर सकते हैं। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो हमारी लाइफ टाइम है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कभी वैलिडिटी इसकी ख़त्म नहीं होगी। जो मेरे तरीके अभी आपने देखे पढ़ाने को, उससे कई गुना बेहतर हमारे बैचेज़ में सारा होता है, और हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में मैं समझाता हूँ। परसेंटेज ही मात्र आपकी 20 से 25 क्लासेस में होंगी। इसी तरीके से करते कोई भी टॉपिक आपका मेरे भाई कम से कम 15 क्लास में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हर टॉपिक का पर्टिकुलरली क्लासरूम शीट, प्रैक्टिस शीट, उसका टेस्ट, सब कुछ आपको इस एप्लीकेशन में मिलने वाला है, और इसकी फ़ीस हमारी 699 रुपये है। 4 अलग अलग जगह भटकने से बेहतर है कि एक जगह पर एक सिंगल कोर्स में आप एनरोल करें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। ठीक है, तो ये हमारा लाइव प्लस वीओडी बैच हमारा है, और ये सभी एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होता है। यदि आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, आप इसे डाउनलोड करें और यहाँ से आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारी इंक्वायरी नंबर है वो हमारे ये इंक्वायरी नंबर है, आप इनमें फ़ोन करेंगे तो बाकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और पिछली बार की तरह हम इसका भी जो है पूरा प्रिंटेबल पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे। हमारे दोनों टेलीग्राम पर पूरी की पूरी प्रिंटेबल पीडीएफ चली जाएगी, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन, दोनों पर मेरे भाई पूरा प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से मेरे भाई प्रिंटेबल पीडीएफ डाउनलोड कर लेना हर एक सेशन का, और बढ़िया तरीके से मेरे भाई हर एक सेशन को जो है पढ़ना अच्छे से। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट हमने कराए हैं, दोनों के हर एक सवाल को लगा लीजिएगा। ये 50 सवालों में जो तरीका है मेरा बताने का वो पूरा समझिएगा आप लोग, और पेपर में कहीं पर भी कोई गलती नहीं करिएगा। इसके अलावा जो हमने आपको टिप्स दिए हैं तो वो टिप्स को भी फॉलो करिएगा कि हाँ भैया, इस तरीके से हम पेपर में अप्रोच करेंगे, इस तरीके से हम शुरू से पढ़ाई करेंगे। बाकी वीडियो कैसे लगी वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं मेरे भाई आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।